हेलो। गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे। तो त्रैमासिक के दृष्टिकोण से चलिए मैं आप लोग को तैयारी करवा देता हूँ। पहला अध्याय जीवों का विकास, रिवीजन करते हैं ना। जीवों का विकास कुछ याद आ रहा है? बहुत दिन हो गए, भूल गए होगे, है कि नहीं? देखते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से वर्तमान के जीव पहले के जीवों से भिन्न हैं और धीरे धीरे इनमें कैसी विभिन्नताएं देखने को मिल रही है। जाति एक है लेकिन इनमें प्रजातियां अनेक होती जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इन सब को लेकर एक वैज्ञानिक डार्विन थे जिन्होंने विगल नामक जहाज पर सफ़र किया और विभिन्न महाद्वीपों से होते हुए उन्होंने सभी जीवों के रहन सहन, खान पान, उनके वातावरण पर रिसर्च किया, खोजबीन किया और उन्होंने बताया कि हाँ, जाति एक होते हैं किंतु उनके रहन सहन, खान पान और आवास के आधार पर उनमें प्रजातियां अनेक होती जा रही हैं। उनके कार्य कुशलता के आधार पर उनकी बनावट में बदलाव आ रहे हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था फिंच प्रजाति की पक्षियाँ, 15 प्रकार की फिंच पक्षी की प्रजातियाँ 15 प्रकार की। तो उनमें बदलाव कैसे आए? तो बदलाव आने का मुख्य कारण था उनके आवास स्थान में परिवर्तन। वे अलग अलग टापुओं में जाकर रहने लगे और वहाँ पर उस आवास में जो उनको खाने योग्य वस्तुएं मिले उसके अनुरूप वे वहाँ पर ढलने लगे, जिससे कि कुछ फिंच प्रजातियाँ के चोंच नुकीले, कुछ के चौड़े, कुछ के मजबूत, कुछ के नुकीले, कुछ के तिरछे, किसी के सिर बड़े, किसी के सिर छोटे। तो ये फिंच प्रजाति के पक्षियों में विभिन्नताएं देखने को मिली। मीन्स यूँ कहें हम कि प्रजातियां पूर्ववर्ती प्रजातियों से ही उत्पन्न होती हैं, है कि नहीं? जैसे कि कुछ जीव ऐसे जो वर्तमान में उनका अस्तित्व ही नहीं है, वे विलुप्त हो चुके हैं। जैसे कि डायनासोर पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है, पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। सिर्फ उसके खोदाई के दौरान 1828 में जबलपुर के पास लमेटा घाट में डायनासोर के अवशेष मिले थे, जिससे यह पता चला कि हाँ, ऐसे ही जीव, विशालकाय ऋक्ष जैसा जीव डायनासोर, एक अनुमान लगाया गया उसके जीवाश्म को देखकर। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जीवाश्म है क्या? जीवाश्म किसे कहते हैं? तो मैं बता दूं, जीवाश्म पूर्व तथा वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध के साथ साथ वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध को दर्शाने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसे हम जीवाश्म कहते हैं, जो कई सालों तक मलबे के नीचे दबे रहने के कारण से, कई सालों तक मलबे के नीचे दबे रहने के कारण से सड़ गलकर उनके सिर पर अस्थियां ही बच जाती हैं। उस अस्थि को ही हम जीवाश्म कहते हैं। जीवों के अवशेष को हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। ओके। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है अनुकूलन। चलिए बताइए, अनुकूलन क्या है? बता सकते हैं? मन ही मन दोहराइए। अनुकूलन किसे कहते हैं? अगर आ जाए एग्जाम में तो कैसे करोगे?
समय के साथ किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। समय के साथ किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। अब आते हैं प्रजातिकरण, इसका भी परिभाषा देख लेते हैं। जीवों में विविधता से अलग अलग प्रजातियों का बनना प्रजातिकरण कहलाता है ना। जीवों में विविधता के साथ से अलग अलग प्रजातियों का बनना प्रजातिकरण कहलाता है। जैविक प्रजातियां, प्रजाति या जीवों का ऐसा समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सकें, जैविक प्रजातियां कहलाती है। ठीक, अब कुछ सही विकल्प देखते हैं, है ना। चलिए, पूरे चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं सबके प्रश्नों के उत्तरों को मैं बोलते जा रहा हूँ, सुन सुनकर आप लोग को याद हो जाएगा। पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए में, डायनासोर के समय में पाए जाने वाले पौधे थे। शैवाल था, फर्न था, गिंको था, और लास्ट ऑप्शन है उपरयुक्त सभी। तो हमारा उत्तर होगा उपरयुक्त सभी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। गलापागोस कई छोटे बड़े टापुओं से बना है, जो बना है ज्वालामुखी लावा से, भूकंप से, बाढ़ से, इनमें से कोई नहीं। किससे बना है बताइए, किससे बना है? बताइए। ज्वालामुखी लावा से। आप समुद्र में भी, समुद्र तल से नीचे से अगर ज्वालामुखी बाहर निकले तो ज्वालामुखी आग का गोला होता है, वह जहाँ से निकलेगा उसके आसपास के पानी को वेपराइज करके, वाष्पित करके वहाँ पर टापू बन जाएगा, है कि नहीं। तो छोटे बड़े टापुओं से बना है। जैव विकास के सिद्धांत एवं प्रतिपादित करने का विवरण किसने दिया? डार्विन एवं बीगल ने, कि डार्विन एवं वेलेस ने, कि माल्थस ने, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन, क्या होगा? डार्विन एवं वेलेस दोनों ने मिलकर जैव विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित करने का काम किया। अब नेक्स्ट प्रश्न, किसी प्रजाति के जीवों की संख्या में वृद्धि व उसके लिए खाद्य संसाधन का तुलनात्मक अध्ययन किया था। किसी प्रजाति के जीवों की संख्या में वृद्धि जो हो रही है या उसके लिए खाद्य संसाधन का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? टी.आर. माल्थस, डार्विन, बीगल ने, वेलेस ने। बताइए कौन सा है, क्या है? टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5। देखते जाइए, बोलते जाइए, बोलिए बोलिए, क्या होगा? टी.आर. माल्थस ने, टी.आर. माल्थस ने। अब पांचवें प्रश्न पे आते हैं। कुछ प्रजातियां जिनकी संख्या बढ़ रही है, बाघ तो घट रही है, बाज अभी घट रही है, सौन चिड़ैया ये भी घट रही है, लास्ट है मनुष्य। मनुष्य की प्रजातियां दिन ब दिन बढ़ रही हैं, ये हमारा सही उत्तर। अब आते हैं, सब्जी व अनाजों में पाए जाने वाले भिन्न भिन्न किस्मों का आधार क्या है? किस आधार पर ये भिन्न भिन्न किस्म बनते जा रहे हैं? क्या प्रकृति स्वयं चुनाव कर रही है? जो प्रकृति द्वारा चयनित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक चयन। और जो मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार से चयन करता है उस चयन को क्या कहते हैं? कृत्रिम चयन। जो मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार से चयन करता है उसे हम कहते हैं कृत्रिम चयन। और तो सही उत्तर क्या होगा?
छठवें का बताइए सही उत्तर क्या होगा। मैंने क्या कहा, जो मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार से चयन करता है उसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम चयन। क्या कहते हैं, कृत्रिम चयन। ठीक है, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ें। डायनासोर के युग की प्रजाति नहीं है चूहा, हाथी, काकरोच, गिंको। तो उस समय कौन नहीं था, जो नहीं है पूछा है। हाथी था क्या उस समय, नहीं था। जैसे ही विशालकाय जीव डायनासोर विलुप्त हुए उसके बाद सबसे बड़ा स्थल मंडल का विशालकाय जीव हाथी। और जल मंडल में बताइए सबसे विशालकाय जीव नीली व्हेल मछली। ओके, सिलकैंथ नामक जीव अफ्रीकी तट पर मछुआरों ने कब पकड़ा, है ना। सिलकैंथ नामक जीव जो अफ्रीकी तट पर मछुआरों ने कब पकड़ा उसको, बोलो कब पकड़ा। 1938 में, 1938 में। ठीक है, जीवित जीवाश्म में है, ये भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, मछली की जैसे दिखता है लेकिन बढ़ते जाता है। डार्विनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन, बताइए। 4 ऑप्शन आपके बुक का देखिए, है ना, निकाल लीजिए। पुस्तक के ही सभी प्रश्नों के हल करवा रहा हूं मैं। डार्विनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, वेलेस। कौन थे, वेलेस। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं कौन, कौन बोलो। डार्विन। कौन है, डार्विन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। डार्विन ने खाली स्थान नामक जहाज से महाद्वीपों का सफर किया। बहुत ही सिंपल है जी, कितना बार बता चुका हूं, अभी अभी भी बताया था। बताइए क्या, बीगल। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, पढ़ते हैं। किसी जीव के अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अभी अभी बताया था परिभाषा। किसी जीव के अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं अनुकूलन। क्या कहते हैं, अनुकूलन। प्रजाति या जीवों का ऐसा समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सकें खाली स्थान माना गया है। अभी अभी बताया था मैं, जैविक प्रजाति। जैविक प्रजाति, जीवों में विविधता से अलग अलग प्रजातियों का बनना, है ना। क्या कहलाएगा बताइए, प्रजातिकरण। क्या कहलाएगा, प्रजातिकरण। समय के साथ खाली स्थान में बदलाव आता है, वर्मियों में। किनमें, वर्मियों में। ग्लापागोस के खाली स्थान जाति के पक्षियों का अध्ययन डार्विन ने किया, बताइए। बहुत ही सरल है, फिंच। फिंच नामक पक्षी के ऊपर उन्होंने अध्ययन किया। सही जोड़ी बनाइए, देखते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना, समझ में आएगा अगर आप लोगों को, और मैं जैसे बता रहा हूँ उस वो टेक्निक आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे को मैसेज जरूर करेंगे कि हाँ सर समझ में आ रहा है, तभी आगे का मैं चैप्टर रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, ध्यान देंगे। सही जोड़ी बनाइए। पक्षी बताइए किससे संबंधित है, चमगादड़। डॉल्फिन किससे संबंधित है, सील, मछली है ना। कुत्ता किससे संबंधित है, भेड़। वो जो डायग्राम है ना उससे संबंधित है ना, वो वाले उससे लिया गया है ये सही जोड़ी। मनुष्य, छछूंदर। ये सब सजातीय लक्षण और समृद्धि लक्षण को लेकर ये सही जोड़ी बनाया गया है। ठीक है,
अब इसमें से ये प्रश्न जो पाठ के बीच में दिए गए प्रश्न हैं वो भी कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर कोई असर पड़ रहा है क्या? हाँ, जरूर पड़ रही है। सिंपल सी बात है। बाघ की संख्या पर कोई असर कैसे पड़ रहा है? मनुष्य की जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, आसपास के जंगलों की कटाई कर नहर, शहर, नगर बसाए जा रहे हैं, जिससे कि जंगल की आबादी कम हो रही है। जंगल शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं, फैक्ट्रियों में परिवर्तित हो रहे हैं, तो उनके रहने का आवास धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। तो बाघों की जनसंख्या पर उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है ना। ठीक है, ओके नेक्स्ट। यदि किसी जीव की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई तो क्या होगा? किसी जीव की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होगी तो क्या होगा? मनुष्य की ही जनसंख्या को देख लो ना। मनुष्य की जनसंख्या जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो एक ही घर में 1 एकड़ जमीन है, या मान लो 10 एकड़ का जमीन है, 10 भाई हैं, तो सब में 1 एकड़ बढ़ गया, तो बंटवारा हो रही कि नहीं हो रही है? जमीन का जैसे बंटवारा हो गया, वैसे रहने के लिए जो जगह, पहले कितना अफराद जगह थी जब 2 भाई थे, अब 10-10 भाई हो गए, तो उनके संतान और 5-5 होकर 10 हो गए, तो वो फिर 10 हिस्सों में बंटवारा होगा। रहने के लिए आवास की कमी, जमीन का बंटवारा, भोजन का बंटवारा, खान पान पोषण में, तो पोषण स्तर पर प्रभाव पड़ेगा कि संसाधनों, खाद्य संसाधनों की कमी होगी, और जीवों में आपस में जो लड़ाई झगड़ा है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये इस प्रकार से। और अंदर के और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको मैं क्लास में पढ़ाते समय रिवीजन पढ़ाया था, बताया था। तो मैं डायरेक्ट चलता हूँ महत्वपूर्ण जितने प्रश्न हैं उन पर। तो इस अध्याय में आप देख लेंगे डार्विन के सिद्धांत, महत्वपूर्ण जो हैं, जो आने लायक रहते हैं एग्जाम में, उनको बता रहा हूँ मैं, जो वार्षिक एग्जाम में आते हैं। डार्विन के जो सिद्धांत हैं उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, डार्विन के सिद्धांत। ठीक है, और कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन में अंतर। मनुष्यों द्वारा चयनित चयन को, है ना, कृत्रिम चयन कहते हैं। प्राकृतिक चयन जो प्रकृति स्वतः चलने, प्रकृति द्वारा जो चयन की जाती है और स्वतः चलने वाली चयन को हम लोग प्राकृतिक चयन कहते हैं। इसमें जीवों की उत्पत्ति बहुत कम होती है कृत्रिम चयन में, और प्राकृतिक चयन में जीवों की अधिकांश उत्पत्ति हुई है ना। तो जीवों का विकास के सिद्धांत के मुख्य बिंदु को याद कर लेंगे। ठीक है, ये आता है एक। और इससे इम्पोर्टेंट कहने का तात्पर्य, जैसे गिंको क्या है? डायनासोर युग का एक पेड़ है। गिंको का पेड़ कहाँ पाया जा गया? गिंको का पेड़ हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम से जब वह ब्लास्ट ध्वंस हो गया था, उसके बाद पनपने वाला पहला पौधा है गिंको। ठीक है। सिल्कैंथ क्या है? अफ्रीकी तट के किनारे मछुआरों ने एक मछली जैसा जीव पकड़ा तो तहलका मच गया, क्योंकि तब तक यह मान्यता थी कि डायनासोर के साथ ही ये विलुप्त हो गए थे। इसे सिल्कैंथ नाम दिया गया, है ना। तो इसके ऐसे से महत्वपूर्ण। समृद्धि लक्षण किसे कहते हैं? सजाति लक्षण किसे कहते हैं? अनुकूलन किसे कहते हैं? प्रजातिकरण किसे कहते हैं? सबका परिभाषा में बता चुका हूँ, है ना। समृद्धि लक्षण और सजाति लक्षण के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कुछ लक्षण जैसे तितलियों और पक्षियों के पर का कार्य समान है, पर उनकी उत्पत्ति एक समान नहीं है। एक तरफ जहां पक्षी के पर उसकी अग्र टांग से बने हुए हैं, वही तितलियों के पर उनकी टांग से नहीं बल्कि मुख्य रूप से त्वचा से बने हुए हैं। इस प्रकार का लक्षण समृद्धि लक्षण कहलाता है, जो यह दर्शाती है कि उनके पूर्वज अलग अलग थे, है ना। तितली और पक्षी याद रखिएगा समृद्धि लक्षण में। उसका जस्ट उल्टा समृद्धि लक्षण में
इसी का जस्ट उल्टा बोलेंगे, उत्पत्ति एक समान होती है किंतु कार्य समान नहीं होते हैं, है ना। मनुष्य और छछूंदर, उत्पत्ति एक जैसी होती है, उनकी हड्डी की संरचना जो है हाथ का वैसी ही रहता है, लेकिन हमारा हाथ का अलग कार्य, छछूंदर उसका हाथ का अलग कार्य करता है। कार्य अलग अलग होते हैं लेकिन उत्पत्ति एक जैसी होती है, वो सजाति लक्षण होते हैं। ठीक, तो इस चैप्टर में इतने थे, जितने चैप्टर के जितना टॉपिक के बारे में मैंने चर्चा किया इतने ही टॉपिक हैं इसके अंतर्गत, और ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। और छोटे छोटे जो आपके वैज्ञानिकों ने जो जो पुस्तक लिखे, है ना, वेलेस ने, डार्विन ने, अल्फ्रेड रसेल वेलेस जिसको कहेंगे, उन्होंने जो है ना विकास का सिद्धांत किसने दिया, ये सब छोटे छोटे चीज़ों को नोट्स कर लेंगे। फिंच प्रजाति के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। डार्विन का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, वो आता ही आता है, वही इस चैप्टर के महत्वपूर्ण है। और समृद्धि और सजाति लक्षण, प्रजातिकरण, अनुकूलन, जीवाश्म, है कि नहीं, ऐसा, इससे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और तो इसमें और इम्पोर्टेंट कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला चैप्टर। प्यारे बच्चों, समझ में आया होगा तो मेरे को कमेंट्स करेंगे कमेंट्स बॉक्स पर, या तो फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर तो सबको पता ही है, उस पर मैसेज करेंगे कि हाँ सर समझ में आ गया, थोड़ा सा रिवीजन हुआ, अच्छा लगा। इस प्रकार से अगर कमेंट्स करते हैं तो फिर मैं दूसरा चैप्टर को लेकर नेक्स्ट डे में आपके सामने आऊँगा। ठीक है, त्रैमासिक से पहले पहले रिवीजन हो जाएगा आप लोग का। ओके, चलिए धन्यवाद। पढ़िए घर में अच्छे से, तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।